हेलो एवरीवन। सो अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें जो बच्चे इसमें रिवीजन के लिए हैं। सो इन दिस वील सी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली कितने हैं? दे आर 25 बोलते हैं क्योंकि इसमें कई पार्ट्स में ए है, किसी का मतलब किस पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके है किसी में, तो वो टोटल मिला के 25 हो जाते हैं। ओरिजिनली हमारे में कितने पार्ट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? वो 22 थे। तो देखा गया है इसमें कि काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं UPPCS और रिलेटेड एग्ज़ाम्स में। एक बारी ब्रीफ में देख लेते हैं किस पार्ट में क्या है। तो ये कुछ कह सकते हैं पार्ट्स जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और इतने रेपिटेटिव हैं कि इनको याद करने के लिए कोई निमोनिक्स या किसकी ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही याद हो जाते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो है यूनियन एंड टेरिटरीज़, पार्ट 2 सिटीज़नशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, देन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, पार्ट 4A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन के बारे में बता रहा है। इसके अलावा पार्ट 5 के अंदर भी देखें तो कौन कौन आते हैं: एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर हम जो नेक्स्ट स्टेट्स पे आते हैं, तो स्टेट्स के अंदर भी काफ़ी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि जनरल एक डिस्कशन है, देन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसी लाइन पे है जैसा कि ऊपर देखा। देन पार्ट 7 ये स्टेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बात चल रही थी, तो शुरुआत में हमारे स्टेट्स हैं पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C स्टेट्स में आते थे, तो उस वजह से ये पार्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पार्ट 7 इतना वो क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़, पार्ट 9 ये पहले भी पूछा गया है, पार्ट 9 पंचायत के बारे में है, पार्ट 9 ये म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, और 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि 9A और 9B किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर पार्ट 10 ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स, और वो जो रिलेशन है वो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके बारे में बात करता है। वहीं जो पार्ट 12 पे आते हैं तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब की है। पार्ट 13 रिलेट्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और पार्ट 14 ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी पूछा जा चुका है कि UPSC कौन से पार्ट में आता है, या UPSC में इन चारों में से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो पार्ट 14 के अंदर आता है। फिर पार्ट 14A जो है ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, और पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 19 मिसलेनियस है, 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 370 पार्ट 21 का पार्ट था। पार्ट 22 इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो पार्ट 21 देखा, इसमें आर्टिकल 370 वगैरह दिया है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है। 18 ये इस बार UPSC में भी पूछा जा चुका है कि इमरजेंसी कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, तो पार्ट 18 है ये। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट 17, 14 और 14A। 14 जो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 14A ट्रिब्यूनल, एंड 15 पार्ट 15 इलेक्शंस भी ध्यान देना है क्योंकि इस बार इलेक्शंस हुए हैं, तो पार्ट 15। एंड इसके अलावा
ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस पार्ट 11 में है। देन पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें भी रिजर्वेशंस का डिस्कशन है, जैसे कि लोकसभा में कितना रिजर्व होना चाहिए फॉर SC ST OBC, वो दिया होगा। देन पार्ट 9 अभी देखा हमने, 9, 9A, 9B। उसके अलावा ये सब इतने पॉपुलर हैं कि आई होप कि ये याद ही हो जाता होगा कि कैसे क्या है। 1, 2, 3, 4, देन 4A, 5, 6 यहाँ तक। अब हम आते हैं प्रियम्बल पे। तो प्रियम्बल जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी माना जाता है, और इसके बारे में N.A. पालखीवाला जो थे, ये एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे। इन्होंने बोला था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा प्रियम्बल है, वो उसका फाउंडेशन जो है ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन 13 दिसंबर 1946। ये सवाल पूछा जा चुका है रिसेंटली। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स दिए हैं उन पे ध्यान देना और उनको याद करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि प्रियम्बल में कौन सा मेंशन है, जैसे कि जस्टिस, कौन सी जस्टिस की बात कही गई है, तो हमें पता रहना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। तो इसको देखते हैं एक बार, कीवर्ड्स सिर्फ देखेंगे। तो सॉवरेन है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड देन जस्टिस किस तरीके की, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस तरीके की बात की गई है, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। देन इक्वलिटी किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और इसके अलावा फ्रेटर्निटी किस तरीके की, ताकि जिससे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बनी रहे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन रहे। इसके अलावा इसमें आगे ये भी मेंशन है कि 26 नवंबर 1949 को दे हैव इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये क्योंकि पूछता है कि अडॉप्ट कब किया था, इनेक्ट कब हुआ था, ये सब कंफ्यूज करने के लिए कीवर्ड था, तो ध्यान देना है कि कौन सी डेट लिखी हुई है। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये देखिए पूछा भी गया। देन प्रियम्बल जो है उसको सोल बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा ये डिबेट हमेशा से रहा है कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने कि नहीं माने। तो इससे रिलेटेड जजमेंट्स देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पहली जजमेंट थी 1960 में आई थी बेरूबारू केस में, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन नेक्स्ट जब केशवानंद भारती केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और सिंस इसमें लार्जर बेंच थी केशवानंद भारती में, तो ये जो जजमेंट है इसको हम मानेंगे। तो क्या है प्रेजेंट स्टेटस, प्रियम्बल जो है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती से हम जानते हैं कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी लाया गया था। और बेरूबारू केस का भी हमने डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा इसमें गोलकनाथ केस का भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि गोलकनाथ केस था, इसको एक भी लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम जो है जुडिशरी और जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर था उनके बीच एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। बिकॉज गोलकनाथ ने ये क्लियरली बोल दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी नहीं बदला जा सकता। सो ये जो उस समय की रूलिंग डिस्पेंसेशन थी उनको उनके अगेंस्ट कह सकते हैं, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को लिमिट कर रही थी ये चीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं बोम्मई केस जो कि 1994 में हुआ था। आई थिंक ये SR बोम्मई केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर से इसको एम्फसाइज़ किया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन हम देखते हैं पहले भी पूछा जा चुका है कि किस तरीके की जस्टिस की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसके अलावा KM मुंशी, इन्होंने बोला है प्रियम्बल जो है एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हम विजन देख पा रहे हैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इमेजिन किया था किस तरीके का
भारत या इंडिया, तो वो मेंशन है, तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। और प्रियम्बल हमने देखा कि प्रियम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसमें दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या फिर उसको इन्फोर्स कराने के लिए यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूट प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, और ये एक बार अमेंड भी हुआ है इन 1976 अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। इंटीग्रिटी हमने देखा फ्रेटर्निटी के टर्म्स में यूज़ किया गया था, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यूज़ हुआ था अमेंड हुआ था इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा हम अगेन देख रहे हैं कि इसको किस एक्ट के तहत कर सकते हैं, तो आर्टिकल 368, जिसमें आप कह सकते हैं स्पेशल अमेंडमेंट किया जाता है इसमें। देन वी कम टू शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे सिर्फ, और अभी कितने हैं, 12 हैं, तो ये भी पूछा जा चुका है पहले। अब शेड्यूल्स को हम ब्रीफली देख लेते हैं। कुछ जो शेड्यूल्स हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि इतने पढ़ते टाइम आ जाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि हमें एकदम अच्छे से याद है, और कुछ जो है उनको हमें फिर से दोहराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार हम पहले सारे देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मेंशन्ड है। देन वी कम टू सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल में सैलरी दी गई है किसकी, प्रेसिडेंट और अदर हायर ऑफिशियल्स की। थर्ड शेड्यूल, इसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस की बात कही गई है। फोर्थ शेड्यूल, इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मेंशन्ड है। देन वी कम टू फिफ्थ शेड्यूल। सो फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स दिया हुआ है। सिक्स्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात कही गई है, वो भी सिर्फ 4 स्टेट जो कि हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसके लिए हम ATMM यूज़ करते हैं, एक निमोनिक ATMM विदाउट मनी, ATM विदाउट मनी, तो मणिपुर नहीं है M फॉर, सो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। फिर सेवन्थ शेड्यूल, इसमें लिस्ट की बात की गई है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंटर और स्टेट की। 8th शेड्यूल इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल जो है इसमें लॉ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का मेंशन है। देन 10th शेड्यूल, इसमें डिफेक्शन अगर करता है कोई MP MLA, सो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए, उनका ग्राउंड क्या होगा। देन 11th शेड्यूल में पंचायत रिलेटेड प्रोविजंस है, और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ रिलेटेड प्रोविजंस है। तो हम देखें अगर, तो ऑलमोस्ट 5th शेड्यूल से लेकर 12th शेड्यूल तक मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आइडिया होगा और इसमें आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आगे के जो 4 हैं उसमें हेर फेर होता है, और ज़्यादातर सेकंड और थर्ड में हो जाता है, क्योंकि एक में ओथ्स एंड एफर्मेशन से लिखा और एक में सैलरी से लिखा। तो इसको कैसे याद करें, तो एक निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, लेकिन मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ इन 4 या 5 के लिए देखते हैं हम। टीयर्स आप चलिए इसको भी ले लीजिए। तो T फॉर टेरिटरीज इंडिया की मेंशन्ड है, E फॉर सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स क्या मेंशन्ड है, A फॉर एफर्मेशंस एंड ओथ, R फॉर राज्यसभा, और इसमें S फॉर शेड्यूल ले रही है। तो मुझे लगता है ये 5 याद हो जाएगा, बाकी के मोस्टली सबको याद रहता। फिर हम देखते हैं कि जो 8 तक तो ओरिजिनली थे हमारे 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद जो आए तो कब आए, तो 9th शेड्यूल जो है वो आया फर्स्ट, यहाँ पे मैं बस जो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था उसके, तो 9th शेड्यूल जो था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया। देन 10th शेड्यूल डिफेक्शन, ये राजीव गांधी के टाइम 1985 में लाया, और इसका नंबर हम भूल सकते हैं, तो इसलिए याद करेंगे 52nd, और इसको याद करने के लिए सोच सकते हैं कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में आया था, तो अगला जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, लेकिन 85 में आया था। ओके, तो 52nd था 10th। देन 11th 12th काफ़ी पॉपुलर हैं, 73rd 74th, 1922 1992, ये बिल्कुल
रेपिटेटिव फैक्ट है, ठीक है। देन इसके अलावा हम देखते हैं 8th शेड्यूल जो है जिसमें लैंग्वेजेस का मेंशन है। तो प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस इसमें मेंशन है और इसमें इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है और ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस को डाला गया था। तो इसमें देखिए कई हम देखेंगे तो 1967 में, देन 1992 में और 2003 में, अभी तक इन तीनों ईयर्स में अमेंडमेंट हुए हैं। तो जो लेटेस्ट है हम वो देख लेते हैं, या तो फिर एक बार देख ही लेते हैं कि क्या है। तो 1967 जब कौन सा केस आया था, हमने देखा गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस की वजह में के टाइम, मैं बस ईयर को किसी तरीके से रिलेट कर रही हूँ ताकि याद रहे। तो 67 में जो गोलकनाथ केस आया था उस टाइम ये अमेंडमेंट आया था और ये 21st अमेंडमेंट था और इसमें सिंधी ऐड हुआ था, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ था। उसके अलावा 1992 में हमने देखा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले एक्ट आए थे 1992 में। तो उस टाइम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कभी कभी ऐसे हमें लग सकता है कि नेपाली क्यों इंक्लूड करेंगे, नेपाली तो नेपाल की लैंग्वेज हो सकती है ये वो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नेपाली भी एक है लैंग्वेज। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद 2003 में आया। तो 2003 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस समय राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ लाया गया था। तो उस टाइम जो है यही लेटेस्ट अभी तक का शेड्यूल में जो एक्ट हुआ है इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। तो इसमें कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये ऐड हुए थे। तो हमने देखा 3 अमेंडमेंट्स ऐड हुए और जो रिसेंट में ऐड हुए हैं उनका नाम ज़रूर देख लें, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। तो इनको मिला के अभी तक 22 लैंग्वेजेस हो गए हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 14 लैंग्वेजेस से। इसके अलावा हम 7th शेड्यूल का देखेंगे कि काफ़ी, अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये किस में मैंशनड है, तो ये 7th शेड्यूल में मैंशनड है। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर जो है लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव पावर का बिटवीन स्टेट सेंटर वो दिया हुआ है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में है। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली कितने आइटम्स हैं, तो यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली 98 आइटम्स हैं और ओरिजिनली 97 था। वहीं हम देखें कंकरेंट लिस्ट में, तो कंकरेंट लिस्ट में 47 था, अब 52 है। ओके, बाकी हम जानते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा यूनियन और यूनियन लॉ स्टेट लॉ का, तो अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। और जिस मामले में कोई उसमें नहीं मेंशन्ड है तो रेसिड्यूरी पावर जो है वो भी यूनियन के साथ रहेगी। और इसके अलावा ये देख लीजिए, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट शायद अच्छे से कर पाए कि कौन यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब जो है यूनियन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई थिंक ये कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट है। एक बार चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इसके बारे में। देन अब अगला है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। सो हम अब आ गए हैं, अब हमने पार्ट 1 शुरू किया है। पार्ट 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आता है। और इसमें क्या है, इसमें डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर आपसे पूछे इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया स्यूडो फेडरल ऑफ स्टेट्स है, या कुछ भी पूछे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और प्रेजेंटली आफ्टर ऑल दीज अमेंडमेंट्स, जैसे तेलंगाना ऐड हुआ, देन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन हुआ, देन यूटी एक बना, कोई स्टेट हुड ले ली गई, तो उसके अलावा सब कुछ मिला के अभी कितना प्रेजेंटली कितना है, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसको कैसे याद करेंगे, 28,8 है ना, 8। देन वी सी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग यूटीज़ थे, लेकिन अब दोनों को 2019 में
हाँ 2019 के एक्ट के थ्रू दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और इन्फोर्स में कब आया था? 2020 में आया था, ये 26 जनवरी 2020 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 1 में मेंशन है कि इंडिया दैट इज़ भारत वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इसमें कई बार पूछता है कि यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, तो और उसमें पूछता है कि यूनियन बड़ा यूनियन सबसेट है टेरिटरी का या टेरिटरी सबसेट है यूनियन का। तो ये इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है? ये भारत इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है। देन आर्टिकल 2 और 3 को साथ में देखते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में देखिए दोनों में बात की जा रही है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, लेकिन इसमें आर्टिकल 2 में हम नया एक स्टेट ला रहे हैं, उसको एडमिट कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहीं आर्टिकल 3 में एक एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसमें हम या तो उसको बाइफरकेट करके या फिर उसमें से एरिया हटा के ये सब करके फिर नया स्टेट बना रहे हैं। मतलब इसमें देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें नए स्टेट के साथ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। वहीं एग्जिस्टिंग के एरिया एक्सटेंट और नेम बदलने की बात आर्टिकल 3 में कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 2 और 3 के तहत जब अमेंडमेंट करेगी पार्लियामेंट, तो उसके लिए आर्टिकल 368 जो कि स्पेशल कह सकते हैं अमेंडमेंट है, उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको अमेंड कर सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ था, और इसके चेयरमैन थे फजल अली, और इन्होंने 55 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उसके बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया। और हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ये काफ़ी जद्दोजहद लगी थी कि कितने स्टेट्स होने चाहिए, किस आधार पे स्टेट्स का डिवीज़न होना चाहिए, क्या लैंग्वेज एक फैक्टर होना चाहिए या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक फैक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमेशा डिस्कस हुई थी, तो इसी से रेलेवेंट एक्ट्स पास हुए, और उनमें था एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में आया। और ये जो कमीशन थी उनके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे फजल अली। 1953 में गठित हुई ये कमेटी। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। देन हम देखते हैं जो पहला स्टेट बना वो था आंध्र प्रदेश। वो पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी या मद्रास रीजन था, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे इसका सोलली हुआ था डिवीज़न। और इस डिवीज़न के लिए एक पोट्टी श्री रामुलु थे, ये लीडर थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल के। इन्होंने फास्ट अन टू डेथ किया, और इनके डेथ के बाद ये पास हुआ था। आफ्टर हिज डेथ दिस आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड। तो आप पार्ट ऑफ हिज नेम यू कैन याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पूछा भी गया, जैसे MPPCS वगैरह में भी ये सवाल पूछा गया कि द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग। देन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वो कब गठित हुआ था, तो सिर्फ हमें पता है 1953 में हुआ था, लेकिन डेट भी कभी कभार पूछ लेता है, तो याद रखना है 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये 1955 में बनी, इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की, ये पूछा गया है। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना उसमें कितने स्टेट्स और कितने यूटीज़ बने, तो एक्ट के थ्रू 14 स्टेट और 6, और अभी कितने हमने देखा 28,8, उस समय 14 स्टेट 6 यूटीज़। देन अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे इंडिया में कुछ टेरिटरीज़ जो थी विद इन हमारे बॉर्डर्स थी या फिर हमारे इकोनॉमिक जोन उसके पास थी, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास थी, तो इंडिया ने उनको कैसे एक्वायर किया। तो जो फ्रेंच सेटलमेंट्स थी जैसे कि पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनागर, कराईकल, तो उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी बना दिया गया कंबाइंडली। देन इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव को कैसे मर्ज किया। ये गोवा, दमन एंड दीव जो थी ये पोर्टुगीज़ कॉलोनीज थी। ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं
पौंडीचेरी यनम चंद्रनागर करैकल। वहीं गोवा दमन एंड दीव जो है ये पोर्टुगल के से लिया हमने। कौन से ईयर में? 1961 में। और पोर्टुगीज़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। सो दे केम अराउंड 1500 एंड दे वेंट अराउंड 1961। तो पोर्टुगीज़ का जो एक्वायर हुआ था ये हुआ था थ्रू मिलिट्री एक्शन। देन जोनल काउंसिल्स, ये भी पूछा जाता है कि जोनल काउंसिल जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी थी एंड प्रेजेंटली 5 जोनल काउंसिल्स हैं। उस एक्ट के थ्रू 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी और इन काउंसिल्स का हेड जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारे होम मिनिस्टर को बनाया गया, यूनियन होम मिनिस्टर को। सो इफ़ यू सी जोनल काउंसिल्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो ईस्ट का है कोलकाता, नॉर्थ का है न्यू दिल्ली, वेस्ट का है मुंबई, साउथ का है चेन्नई और सेंट्रल का है प्रयागराज इलाहाबाद। तो 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारे। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो नहीं इंक्लूडेड है जोनल काउंसिल्स में। इनके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंस्टिट्यूट किया गया है थ्रू एन एक्ट, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। क्योंकि ये थोड़ा विवादित हो सकता है कि हम ईस्टर्न काउंसिल की बात करें और वो कोलकाता में ही है। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है 1971 में, और ये किस एक्ट के थ्रू? जो कि 1956 के एक्ट के थ्रू हुआ था। देन क्रोनोलॉजी देखते हैं कि कौन सा स्टेट कब बना था। तो आंध्र प्रदेश हमने देखा 1953 में। देन गुजरात महाराष्ट्र कब बटे थे, बाइफरकेट हुए थे? 1960 में। देन नागालैंड बना 1963 में, हरियाणा बना 1966 में, हिमाचल प्रदेश इन 1971, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 1972 में। देन सिक्किम इन 1975, मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में और गोवा भी 1987 में। देन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड ये 2000 में बने। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा सबकी नवंबर की डेट अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। तेलंगाना 2014 2 जून 2014 में बना। ये देखिए 2014 में बना है और ये सवाल 2009 में पूछा गया। तो ये कभी कभी ईयर गलत लिख दे रहा है, लेकिन पूछा गया है जो सवाल वो सही है। अब हम नेक्स्ट हमने देखा 1 to 4 हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं 5 to 11। तो आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, अनलाइक USA का जो भी हम फेडरलिज्म देखते हैं उसके विपरीत है ये। देन सिटीजनशिप एक्ट कब लाया गया था? 1955 में, और इसमें कंडीशंस दी गई थी कि आप किन कंडीशंस में इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, है ना। देन 2019 में भी इसका हाल में ही अमेंडमेंट किया गया और कह सकते हैं कि सिटीजनशिप जो है कुछ सेक्शंस के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इनमें थे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं। और एक और कंडीशन इसमें थी कि जो 31 दिसंबर 2014 के बाद से पहले इंडिया आए हैं तो उनका ये जो कम्युनिटी ऑफ पीपल है, अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया आ चुके हैं तो उनको कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उनका प्रोसेस। और जो नोटिफिकेशन इसकी थी, इसका डेट देख लीजिए कि मार्च 2024 में, मतलब इसी साल आया है इसका नोटिफिकेशन। और जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है हम कहाँ से कह सकते हैं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हमने। एंड आर्टिकल 11 जो है हमने देखा 5 to 11 तक की बात करी गई है सिटीजनशिप की। तो आर्टिकल 11 में क्या मेंशन है? सो इसमें मेंशन है कि कौन से केसेस में आपकी सिटीजनशिप को, मतलब पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है प्रोविजंस बनाने के लिए रिगार्डिंग इट्स एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। देन वी कम टू पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये
इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, द चार्टर ऑफ राइट्स, जो ब्रिटिश किंग ने 1215 में, मतलब 13th सेंचुरी में जो चार्टर ऑफ राइट्स आया था, तो कह सकते हैं कि वहीं से ज़्यादा रिलेट करता है ये। तो इट वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था रिगार्डिंग दिस। तो आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन उसकी वहीं से ली जा सकती है। देन पार्ट 3 जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो पार्ट 3 जो है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। बाकी हमने देखा एक 1 to 4 था और एक 5 to 11 था। अब ये नेक्स्ट 12 to 35 है। फिर उसके बाद DPSP आएगा, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, देन यूनियन पे आएंगे। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये सवाल पूछ भी चुका है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ये मैग्ना कार्टा है इंडिया का। देन हम आते हैं मार्शल लॉ, ये रहने देते हैं। आर्टिकल 13 से शुरू करते हैं। सो आर्टिकल 12 और 13, मतलब देखिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो उसमें लिखा भी नहीं है, तो जो गिवन है उसको रिवाइज करते हैं। सो 13 जो है इसमें क्या एम्फसाइज किया गया है कि ऑल इनकन्सिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉ बिकम वॉइड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसमें आर्टिकल 13 इज गार्डियन ऑफ राइट मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक इसमें जो लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है हमारे अभी एग्जिस्टिंग लॉ से, तो उनको वॉइड माना जा सकता है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये आर्टिकल 13 में मेंशन है। ये आप समझ लीजिए आर्टिकल 13 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से डील कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कितने फंडामेंटल राइट है, कभी नंबर भी पूछ सकता है। तो 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास। नंबर याद रहना चाहिए, 7 8 नहीं है, 6 है फंडामेंटल राइट। और कभी कभी होता है हम नंबर नहीं याद करते, हम ऐसे काउंट करते हैं कि अच्छा हाँ 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, देन राइट टू फ्रीडम फ्रॉम 1922, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, देन 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 में। तो कितने हो गए टोटल? 6। तो 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो 14 से 18 तक। अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो 14 जो है इसमें 2 बात कही गई है, एक है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान रखना है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इन दोनों की बात कही गई है। तो ये जो आइडिया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये कहाँ से आया है? ब्रिटिश ओरिजिन है ये। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये US कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, देन कम्स आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में स्टेट को बोला गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। देन आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनमें इक्वलिटी की बात कही गई है। और इसमें हम देखते हैं विथ दी एज दी नीड अराइव्स क्लॉजेज लाए गए हैं ताकि एक्सेप्शंस दिए जाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड दी शेड्यूल कास्ट, जो भी जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो उनको जो अभी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए क्लॉजेज लाए गए हैं ताकि जो कह सकते इंक्लूसिव बनाया जा सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके अलावा इसमें एक्सेप्शंस में एक देख सकते हैं कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) इसमें बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल प्रोविजंस देने की बात कही गई है। देन कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट इसके रिलेटेड। तो 2021 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लेसम्मा जोसेफ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको प्रमोशंस में भी राइट टू रिजर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ SC/STs बोला था कि उनको प्रमोशंस में नहीं है राइट टू रिजर्वेशन, वो मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये राइट है। फिर आर्टिकल 17, ये इसको एब्सोल्यूट राइट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं डाला है हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने।
तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी अगेन डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको जोड़ा जाता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी की जा रही है इन एनी टर्म्स, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ विजिबल हो, अगर वो मॉरल लेवल पे भी अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो वो भी इसमें काउंट होगा, तो इसलिए इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। देन ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसके अकॉर्डिंग लॉ भी है। देन आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल से हम क्या समझते हैं? जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश में कई टाइटल्स होते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ दिस, डचेस ऑफ दिस, ड्यूक ऑफ दिस, तो ये सब टाइटल्स होते हैं। तो इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के स्टेट ने प्रोहिबिट किया गया है। और अगर कोई सिटीज़न जो है एक्सेप्ट ही करता है कोई टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। जैसे कि सुनील गावस्कर को सर का टाइटल दिया गया था, बट ही हैड टू रिफ्यूज़, क्योंकि इंडिया में ये सिस्टम नहीं है कि आप टाइटल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। देन वी कम टू नेक्स्ट, जो कि है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक है, लेकिन इसमें देखेंगे हम जो 19 है आर्टिकल, उसमें भी 1 के अंडर जो है ए से लेके जी तक। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि एफ़ गायब है, एफ़ को रिपील कर दिया गया था, तो वो अभी आगे देखेंगे। तो 19(1) जो है वो 6 राइट गारंटी करता है, ए टू लेके जी तक। और 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई है, ओके। और 19(1) के बाद अगर हम देखें तो 2(3) में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, उसकी बात कही गई है, ओके। तो 19(1) हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देखते हैं ए टू लेके जी तक, और इनको याद भी करना ज़रूरी है क्योंकि पूछ लेता है। सो ए जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 9(1)(a), सिंपल। देन 19(1)(b) ये राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स है। देन 19(1)(c) ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस है। देन आर्टिकल 19(1)(d) ये राइट टू मूव फ्रीली विदाउट द टेरिटरी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। देन E इज़ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन F गायब है। देन G इज़ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप एक स्टोरी जैसे इसको याद कर सकते हैं कि एक इंसान है, एक पर्सन है, वो कैसे, अगर वो चाहता है कुछ करना, ठीक है, तो वो पहले स्पीच देगा। उसकी स्पीच से, उसके अकेले की स्पीच से तो कुछ होगा नहीं, उसकी स्पीच से लोग इन्फ्लुएंस होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्पीच सुन के लोग असेंबल होंगे, ठीक है, स्पीच सुन के लोग असेंबल होंगे पीसफुली। देन सिर्फ असेंबल होने से काम नहीं होगा, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ओके, उनको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन बना के एक जगह बैठने से कुछ होगा नहीं, दे विल हैव टू मूव। सपोज उनकी डिमांड है कुछ अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो एक जगह बैठ के तो होगा नहीं, तो दे विल हैव टू मूव, सो दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो दे विल मूव। एंड देन जहाँ वो मूव करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, दे विल हैव टू रिसाइड ओवर देयर, वहाँ पे रहना पड़ेगा और सेटल भी होना पड़ेगा, हो सकता है। और सेटल होगा तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दे विल हैव टू डू सम प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, तो कुछ करना ही पड़ेगा उनको। तो ये स्टोरी जैसे आप याद कर सकते हैं कि पहले स्पीच आया, देन दे असेंबल्ड, देन दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, देन दे मूव्ड, दे रिसाइडेड, देन दे प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो ऐसे करके आपने देख लिया। और इसमें याद रखना है कि F जो है वो गायब है, क्योंकि F जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये रिमूव कर दिया गया था। अभी आगे भी इसका जिक्र आएगा, सो वी कैन सी दैट। इसमें आगे आएगा, अच्छा इसमें लिखा तो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978,
ओके, सो 19(1) और 31 जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हट गए थे, और इसकी बजाय इनको फंडामेंटल राइट नहीं लीगल राइट बोला गया था, और ऐड किया गया था 300A, और ये जो है फॉरेनर्स के पास भी है, लीगल राइट है बिकॉज। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये भी देख लीजिए कि 19(1) जो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके अंदर इसका एक बहुत वाइड स्कोप है। इसके अंदर राइट टू प्रेस, राइट टू साइलेंस, और मतलब ये सारे राइट्स आ जाएंगे, आप जितना इसको वाइड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह सकते हैं कि वाइडली इंटरप्रेट किया है। देन 19 हो गया, अब हम आते हैं 20 पे। सो आर्टिकल 20 में जो है 3 तरह की प्रोटेक्शन की बात कही गई है, और वो है, पहला है कि रिगार्डिंग जो है कि पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स ऑफ एट दैट टाइम। मतलब कि ऐसे आप समझ लीजिए कि इसमें 3 प्रोटेक्शन है। पहला कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, सपोज आज आपने किया और 2 दिन बाद उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई, ये लॉ आया जिसमें बोला गया कि ये क्राइम है। सपोज आपने कुछ एक्स काम किया और 2 दिन बाद उस पर लॉ बन गया कि एक्स जो है वो एक क्राइम है, तो आप जो है ऐसा नहीं है कि आप कन्विक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके बनने के टाइम वो लॉ नहीं था। ओके, तो आप जो है सेफ़ है, मतलब आपको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जब आपने ये जब काम किया था तब ये लॉ नहीं था, ये कह सकते हैं एंटी सोशल या जो भी एलिमेंट नहीं थी वो, तो उस वजह से आपको प्रोटेक्शन है। देन दूसरा है कि अगर आपने सेम एक ही ऑफेंस के लिए आपको 1 से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप किसी को पनिश कर रहे हैं। देन थर्ड है कि कोई भी अपने ही केस में विटनेस नहीं बन सकता। ये देखा जाए तो नेचुरल राइट भी है, सॉरी हाँ नेचुरल राइट है ये, कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। लेकिन देखा जाए अगर जहाँ पे आपको कोई बायोमेट्रिक डेटा देना अपना कोई, या फिर ब्लड सैंपल देना है, तो वहाँ पे क्योंकि वो चीज़ें आपके बयान देने से कुछ बदलेगा नहीं, तो इन सब केसेस में अलाउड है। देन वी कम टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये भी बहुत वाइडली इंटरप्रेटेड है, तो इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसमें क्या बात कही गई है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, काफ़ी क्लियर है। इसमें आप देखिए मोस्टली जितने कह सकते हैं प्रोग्रेसिव प्रोविजंस आए हैं, या तो फिर आप कह लो प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑल, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये भी इसके अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंदर। देन राइट टू मैरी पार्टनर ऑफ चॉइस ये भी आता है। देन मेनका गांधी केस हुआ था इन 1980, उसमें आर्टिकल 21 को फिर से बोला गया था कि इसमें राइट टू लिव है, लाइफ तो है विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये भी आता है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट ये है। देन नॉट ओनली इन दिस केस, इस केस में ये सारे नहीं आए थे, टाइम टू टाइम ही आया है। राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू पब्लिक हैंगिंग्स, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 21A, तो 21A इसमें ऐड हुआ है, और कब ऐड हुआ है 2002, वहाँ पे हमने बोल दिया था 2003 में ऐड हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि ये राइट टू एजुकेशन जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था ऐड। ओके, 2002 में ऐड हुआ है और इंसर्ट हुआ है 21A, जिसमें बात कही है कि स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए। 6 to 14 एज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 जो कि लास्ट है राइट टू फ्रीडम में। तो राइट टू इसमें बात की गई है कि जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, तो आप किसी को बिना उस किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है बिना इन्फॉर्म किए नहीं अरेस्ट कर सकते, ये प्रोटेक्शन है।
और अगर किया भी है तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। और देन वी सी कि जो 22 का 3, 4, 5 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन जब आप कह सकते हैं सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे या फिर अजम्पशन के बेसिस पे डिस्कस किया किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है, तो इसमें भी प्रोविज़न है कि मैक्सिमम आप 3 महीने तक कर सकते हैं किसी को, और अगर उससे ज़्यादा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट गिविंग द सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए आपके पास। और इस केसेस में भी जो डिटेन किया गया है उसके पास फुल राइट है कि उसको रिप्रेजेंट देने का मौका मिले, है ना। देन हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स जो कि कह सकते हैं 4th है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 और 24 में ही बस इसकी बात करी है। 23 जो है वो रिलेटेड टू ह्यूमन है कि ट्रैफिकिंग, बेगारी, फोर्स्ड लेबर ये सब नहीं कर सकते। और 24 जो है ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है ना। तो ये देख लेना आपको। 23 ट्रैफिकिंग जो हो रही है ह्यूमन बींग्स में, फोर्स्ड लेबर ये सब है। और 24 जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन या हैजार्डस एक्टिविटीज़। देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। ओके, तो कितने हैं इसके अंडर आर्टिकल्स? 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो 25 में हम देखें तो इसमें कही गई है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा 25 था कि 26 था। ये तो पता रहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा है। तो 25 जो है कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। देन आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड है। 27 है वो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। देन आर्टिकल 28 ये रिलेटेड है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप। ओके, ये दोनों पूछे जा चुके हैं 25 और 26, तो ये याद रखें। कंसाइंस वाला पहला है और रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना है, और टैक्सेशन कैसे होगा प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन पे उसकी बात कही गई है। फिर इंस्ट्रक्शंस और वेरियस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे होगा वो बात कही गई। वियरिंग ऑफ कृपान एंड ट्रैवलिंग विथ इट, इसको माना गया है पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। देन हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये 29 और 30 में मेंशन्ड है। तो ये ध्यान देना है कि जो इसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, तो ये मेजॉरिटी के लिए भी है कि आपको पूरा हक है कि आप अपना यूनिक कल्चर प्रोटेक्ट करें। तो इसमें माइनॉरिटीज़ बस लिखा है, ये सबके लिए है 29 कि वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बचा सकते हैं, अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सवाल पूछा भी है। और 30 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटीज़ के, तो उनके इस्टेब्लिशमेंट और उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो स्टेट का रोल आप कह सकते हो उसमें कैसा होगा, ये सब मेंशन्ड है। इसके बाद हम आते हैं अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हमने देखा ये आर्टिकल 32 में आता है, और इसमें 5 रिट दिए गए हैं। और 32 में ये इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट इशू कर सकती है अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और उसको इन्फोर्स करना है, तो थ्रू रिट्स सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू एनफोर्स इट। ओके, तो इसमें 5 रिट हैं, ठीक है, और उनको हम देखते हैं। और ये कई बार रेपिटेटिव है, ये पूछ जाते हैं। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको डिटेन किया गया है उसी को जाना पड़ेगा कोर्ट में, उसके बदले कोई और भी जा सकता है। और इसमें अगर कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है, इसका मतलब है कि जो भी इम्प्रिजन्ड है, जो भी है, तो डिटेनी को प्रोड्यूस करना है, डिटेन पर्सन विद इन 24 आवर्स। तो इसमें टू हैव द बॉडी ऑफ ये भी बोला जाता है, इसका मतलब। देन मैंडमस जो है वो एक जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल के ख़िलाफ़ रिलीज़ करती है कि उनको हिदायत देती है कि अपना ऑफिशियल ड्यूटी आप परफॉर्म करें। ओके, तो मैंडमस उसके खिलाफ है। देन प्रोहिबिशन जो है ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा या ट्रिब्यूनल जो भी है उसको देगा।
ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के कोई डिसीजन ना ले रहा हो, तो प्रोहिबिशन उसके लिए प्रोहिबिट कर रहा है, तो ये ध्यान रखें। सर्शियरी जो है ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दे रहा है या फिर, है ना, इसमें भी यही सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक्शन लिया जा रहा है, इसमें सिर्फ प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा है, वो क्वैश कर सकता है अगर कुछ किसी ने कुछ कैसा डिसीजन लिया है तो वो अपने खुद वो मैटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, तो इसमें आप कह सकते हो सुपीरियरिटी का टच है। देन क्यू वारंटो, इसमें पूछा जा सकता है कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कि हाउ लाइक आपकी अपॉइंटमेंट का बेसिस क्या है ना, व्हेन अ पर्सन और अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स एन एक्ट विदाउट एनी लीगल राइट देन द कोर्ट मे आस्क बाय ऑर्डर ऑन व्हिच हु ही इज़ एक्टिंग, तो किस अथॉरिटी से आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या उस पब्लिक अथॉरिटी के लिए एलिजिबल भी थे या फिर आपकी किस अथॉरिटी से ले रहे हैं, तो क्यू वारंटो का मतलब ये है। देन आर्टिकल 32 जो है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 359 जो कि आप कह सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में दिया हुआ है, तो उसमें बात कही गई है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है कंट्री में तब भी आर्टिकल 20 और 21 को आप नहीं सस्पेंड कर सकते ना, आप सारे आर्टिकल्स कर सकते हो, लेकिन जो ये टू सस्पेंड ऑल आर्टिकल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट दिस 20 एंड 21, ठीक है, मतलब सस्पेंड हुए हैं आर्टिकल्स, ये नहीं कि आप उसको ले जाके कोर्ट में नहीं जा सकते, सस्पेंडेड है, जब कोर्ट खुलेगी जब इमरजेंसी शायद हटेगी तो आपका वो भी इन्फोर्स करने का पावर है जुडिशरी के पास। देन एक सवाल पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो इसका मेंशन आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। देन केशवानंद भारती केस में पार्लियामेंट कुड ऑल्सो अमेंड फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही बना रहे, एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसेबल राइट्स हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1931 के कराची सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में SC/ST के प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को अग्री कर गया था, मतलब इसमें प्रोवाइड की गई बाय दी पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने प्रोवाइड किया थ्रू 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनको प्रोवाइड किया। देन आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें इंक्लूडेड है। ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है कि अगर लॉ बनाते हुए प्रोसेस का सही इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लॉ का जो भी स्टेप है जैसे पार्लियामेंट ने ही सही तरीके से पास किया है तो उस लॉ को सही माना जाता है। वहीं ड्यू प्रोसेस लॉ में जो लॉ है उसका इंटेंट भी देखा जाता है कि क्या वो लॉ पास तो कर दिया पार्लियामेंट ने सही तरीके से, लेकिन क्या वो सही है, मतलब सपोज़ कि कल को पार्लियामेंट कोई लॉ लाती है और वो कहती है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको देखते ही पकड़ लेना चाहिए वो, तो आप देखिए कि ये जो लॉ है प्रोसेस से फॉलो हुआ है, ठीक है, लेकिन इंटेंट इसका तो गलत है ना कि आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड ऑल्सो इट इज़ इनह्यूमन भी आप कह सकते हैं इस एक्टिविटी को, तो इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो क्वेश्चनेबल है, तो इसका आर्टिकल 21 में ये डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूडेड है। देन वी कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम इसको कवर कर लेते हैं, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो देखिए ये भी पूछा जाता है DPSP और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि 41 में क्या था 44 में क्या था, तो सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो 36 से लेके 51 तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फिर 51A जो है वो ये DPSP है, देन 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, तो 36 से 51 ये हमें याद हो गया। देन
जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि इसको हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP लिया है। देन 38 आर्टिकल 38 में क्या बात की गई है, इसमें बात कही गई है कि स्टेट जो है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम कर सकता है, ठीक है। देन 39 में भी वही बात की गई है, आप कह सकते हैं कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए है विद इन द सोसाइटी, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो इसी में 39A ऐड हुआ था जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात कही गई थी। अब देखिए इसका कोई निमोनिक नहीं हो सकता है कि आपको एकदम याद हो जाए, अगर समझते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा। 38 में वेलफेयर ऑफ पीपल, देन 39 में आर्टिकल 39A आता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में पंचायत से रिलेटेड है, ये गांधीयन से इंस्पायर्ड है। देन 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ये 42 में बात की गई है, रिलीव। देन 43 में लिविंग वेज सिक्योर फॉर वर्कर्स। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देन 44 में टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। फिर उसके बाद आर्टिकल 45 में ये UCC से हम याद करते हैं इसको। 45 में चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जब तक कि वो 14 साल की उम्र तक नहीं हो जाते। देन 46 में एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST की बात कही गई है। 47 में न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, इन सब की बात कही गई है। 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 48A में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन 49 में प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 51 में प्रोविजन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट। सो इसको अगर एक बार और आप देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसका निमोनिक मुश्किल भी है और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, और ये 40 मतलब ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आया है, और इसका ऐड किया गया है 51A में, पार्ट 4A बोला गया है इसको। और ये किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई है, और ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो। अब हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो ये A to लेके K तक है। ओरिजिनली 10 थे, फिर 2002 में, ओके 2002 से हम क्या समझते हैं, जब राइट टू एजुकेशन आया था, ठीक है, तो उसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। तो A जो है ये बात करता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है और रिस्पेक्ट करना है आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। फिर B बात करता है कि हमें चेरिश करना है और फॉलो करना है नोबल आइडियल्स जो इंस्पायर करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल को। देन नेक्स्ट है कि हमें अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन we have to defend the country and render national service when called upon to do so. Then we have to promote the spirit of common brotherhood, fraternity से related है ये। Then हमें प्रिजर्व करना अपना रिच हेरिटेज ऑफ आर composite culture। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बात आर्टिकल 49 में भी कहा गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देन प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, यहाँ पे भी एक मेंशन है, प्रोटेक्ट इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट को। देन साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी है। देन पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को एब्जर्व करना है। देन टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन